सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव टुडे। आज हम लोग एग्जीक्यूटिव लेवल के साथ शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि देखिए, ये जो कोर्स आप करने वाले हैं ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का जरा मतलब समझिए। एग्जीक्यूटिव होने के बाद क्या करना पड़ता है? प्रोफेशनल। और आपको पता होगा इसके साथ एक ट्रेनिंग भी होती है। कितने टाइम की? 21 मंथ्स की। इसके बाद डायरेक्टली आप एक कंपनी में जाएंगे। कंपनी सेक्रेटरी का बेसिक मतलब समझिए, कोर्स का बेसिक मतलब समझिए। आज के टाइम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या चल रही है, बच्चों को मतलब सिर्फ एक चीज से होता है, एग्जाम से। हमारा एग्जाम जून में है, हमारा एग्जाम दिसंबर में है, हमें एग्जाम में पास होना है, हमें मिनिमम 40 चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए। वो कोर्स क्या कर रहे हैं, उसका रेलेवेंस क्या है, कंपनी में जाके क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीजों को साइड में रखा जाता है। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले ये जानना कि आप जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स करके आप क्या करोगे आगे। आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, एंड आई एम वेरी श्योर आपको अभी तक इतना पता होगा कि कंपनी सेक्रेटरी को किसका एक्सपर्ट माना जाता है? किसका एक्सपर्ट माना जाता है? लॉ का, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब एनी लॉ विच इज रिलेटिंग टू द कंपनीज। यानी आपका काम क्या होगा पहले ये समझिए। जैसे ही आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, आपको जॉब करनी होगी या प्रैक्टिस करना होगा, जो भी आप चूज करोगे। कंपनी में जाते ही आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी सारे लॉ का कंप्लायंस कर रही है कि नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि आपका एक नाम कंप्लायंस ऑफिसर भी होता है। What do we mean by the word compliance? कंप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? फॉलो करना। यानी आपकी कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना आपका काम है। और अगर आपकी कंपनी ने रूल्स फॉलो नहीं किए तो कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी। नाउ, हमारी कंपनी एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं? कौन सा एक्ट लगता है कंपनी के ऊपर? कंपनीज एक्ट 2013। एब्सोल्युटली। तो हमारी कंपनी कंपनीज एक्ट फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए आपको कंपनीज एक्ट आना जरूरी है। आपको नहीं लगता फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए? आपको कंपनीज एक्ट के बारे में पता होगा, तब तो आपको ये फील हो पाएगा कि भाई कंपनी पे ये रूल्स लग रहे हैं कि नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको लॉ पढ़ना सीखना है। यू शुड बी नोइंग हाउ टू रीड लॉ। आपको ये तो पता ही होगा कि लॉ की लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट होती है, लॉ के वर्ड्स थोड़े से अलग होते हैं। अब एक बात बताइए, जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको वो लॉ खुद पढ़ना होगा या आप किसी असिस्टेंट को या हमको लेके चलोगे? हमको तो बिल्कुल लेके ना चलना, अपनी सैलरी शेयर करनी पड़ जाएगी, है ना? वो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमको पता है। सो अभी ये मौका आपके पास है कि आपको लॉ पढ़ना सीखना है, ताकि आगे लाइफ में जितने भी लॉ आए। आज हम आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा देंगे। अगर आप ध्यान दें या अगर आपने मॉड्यूल में ध्यान दिया हो तो ये जो आपकी किताब है ICSI की, 1000 पन्ने की किताब है, 1000 पेजेस, 1000 प्लस ही है कुछ, ठीक है? डरा नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है? हम आज आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा देंगे, आपको सब समझ में भी आ जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दें, CS प्रोफेशनल में कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? यानी आप जो कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हो, जिसके एक्सपर्ट आप बन रहे हो, वो आप यहीं पढ़ोगे मॉड्यूल 1 के पेपर 2 में। इसके बाद ना मॉड्यूल 2 में कंपनी लॉ है, ना प्रोफेशनल में कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट नहीं है। यानी अभी जो आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, इसके बाद सीधे आप कंपनी में जाके इस कंपनीज एक्ट का यूज करने वाले हैं। अब जरा सोच के देखिए, हमने आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा दिया, जब तक आप कंपनी में पहुंचे, प्रोफेशनल हुआ, ट्रेनिंग हुई, तब तक अमेंडमेंट आ गया और कंपनीज एक्ट 2013 हटा दिया गया। आपको याद है कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1956। 1956 एक्ट बच्चों को, उस टाइम की बात बता रही हूँ, 1956 एक्ट बच्चों को आता था, बहुत अच्छे से आता था सब कुछ। और अचानक से कंपनीज एक्ट 2013 लॉन्च हो गया और उनके एग्जाम में और उनके इंटरव्यू में कंपनीज एक्ट 2013 पूछा गया। अब एक बात बताइए, आपने थ्रू आउट कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा, आप कंपनी में गए जॉब करने और वहां जाके अचानक से आपको पता चला कि सरकार नया अमेंडमेंट ले आई है और कंपनीज एक्ट 2013 को रद्द कर दिया गया है और एक नया में भी कंपनीज एक्ट 2024 लॉन्च हो गया है। अब क्या करेंगे? मैम, अब हम आपके पास वापस आएंगे, है ना? आपसे कहेंगे फिर से पढ़ाइए? नहीं। तब आप कंपनी में हैं और
तब लॉन्च होने वाले सारे लॉ आपको खुद पढ़ने होंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ो, इम्पॉर्टेंट ये है आप लॉ पढ़ना सीखो। और एक बार अगर आपने लॉ पढ़ लिया तो आप दुनिया का कोई भी लॉ पढ़ सकते हो। एंड एग्जीक्यूटिव में सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 इज वन एक्ट। अगर आप, वैसे आपके चारों सब्जेक्ट्स क्या हैं जरा बताइए। पेपर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस सब्जेक्ट के नाम को याद करने में 3-4 दिन लगेंगे आपको। ज्यूरिस्प्रूडेंस छोटा सा नाम बोल रहा है, वो पूरा है ना। तो पहले तो एक काम करना, सब्जेक्ट के नाम याद कर लेना, ठीक है। पेपर 2 कौन सा है? कंपनी लॉ। पेपर 3 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड इट्स क्लोजर, एंड पेपर 4 इज टैक्सेशन, ठीक है। अभी मॉड्यूल 1 की बात करते हैं सिर्फ। तो ये 4 पेपर हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, 15, 17, 20, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो हर चैप्टर अपने आप में एक अलग लॉ है। यानी अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में 15 चैप्टर हैं तो वो 15 एक्ट, ठीक है। उसके बाद कंपनीज एक्ट एक और एक्ट है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस में भी 10-15 एक्ट हैं, और उसके बाद आपका जो टैक्स लॉ है वो भी अपने आप में एक एक्ट है, जीएसटी भी एक एक्ट है, और इनकम टैक्स एक्ट है। तो कुल मिला के अब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज रह गई है, क्या? एक्ट एंड लॉ। तो जितनी चीजें आज तक आप सोचते थे ना, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मजा आता था, इंग्लिश, ये सब छोड़ दो आज के बाद। और भी चीजें छोड़ दीजिए जो अभी फिलहाल आपके जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं जगह, उन सबको छोड़ के आज के बाद आपकी लाइफ में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? लॉ। So you are going to study variety of law, and what is important is that you have to understand law कैसे पढ़ा जाता है और उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। जब आप सीएस बन जाएंगे, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आया, आपको क्या लगता है अगर आपके पास एक क्लाइंट आया तो वो आपसे क्या पूछेगा? डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा ठीक है, एक क्लाइंट आएगा आपके पास और वो आपसे कहेगा गिव मी द कॉलमनर डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अच्छा ठीक है, ये पूछ लेगा व्हाट इज अ कंपनी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। क्या क्लाइंट ये पूछेगा? नहीं, क्लाइंट ये कहेगा भैया हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में देखो आरओसी की ऐसी नोटिस आ गई है, बताइए हम क्या करें। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, ये आंसर तुमने याद ही नहीं किया था, दूसरे ऑफिस जाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं? डेफिनेशन पूछते हो, दवाइयों चीजें पूछते हो? नहीं, आप कहते हो भैया पेट में भी दर्द हो रहा है, घबराहट भी हो रही है, अजीब सा भी हो रहा है, बस नाउ लेफ्ट टू द डॉक्टर। अब वो खुद सोचे। इसी तरह से आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। तो यू डोंट हैव टू लर्न लॉ, यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉ। लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है ही नहीं। कुछ बच्चे सुपरफिशियली देखते हैं मॉड्यूल 1 में 3 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। पहली चीज तो हम आपको बता दें, वो जो 3 थ्योरी जिसको आप बोलते हो वो थ्योरी नहीं है, वो लॉ है। और चौथा जिसको आप प्रैक्टिकल बोल रहे हो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी लॉ है। सो ऑल 4 आर लॉ, ठीक है। सो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल की चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। थ्योरी हम लोग उन सब्जेक्ट को कहा करते थे जिनको रटा करते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कभी समझ नहीं आई, या समझ में आई भी तो हमसे क्या मतलब, वो किसी जमाने के राजा रहे होंगे ना, हमको कुछ दे के गए तो हम क्यों पढ़े, है ना, तो रट लेते थे हम लोग। बट नाउ इट इज लॉ। और आपका क्लाइंट इसी तरीके के सवाल पूछेगा कि भैया देखिए हमारा ऑफिस है, हमारी ये कंपनी है और गवर्नमेंट की नोटिस आ गई हमारे ऊपर, इस सेक्शन का नोटिस लगा दिया, इस सेक्शन की पेनाल्टी लगा दी, आप बताइए हम क्या करें। अब इस सिचुएशन में यू आर नॉट गोइंग टू टेल हिम द आंसर, यू आर गोइंग टू टेल हिम द सोल्यूशन। और आपको पता है इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड आता है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। बच्चों को लगता है कंपनी लॉ का पेपर या थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर मतलब आंसर याद करना शुरू कर दिया। रीजन बीइंग आपने आज तक यही किया है, स्कूल में हम लोग यही करते थे, हम लोग आंसर्स याद कर लेते थे। अब होता क्या है, जब वो कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने शायद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखे भी होंगे, आई गेस इन सीबीएसई इट वाज देयर। सीबीएसई के सिलेबस में शायद 11th या 12th में कुछ केस स्टडी बेस्ड 4-4-5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में तो 4-4-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना, कि राहुल वाज सच एंड सच एंड उसने ये किया, नाउ एज पर योर ओपिनियन क्या होगा। इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। और आपके एसबीईसी में और आपके कंपनी लॉ के पेपर में स्पेसिफिकली फुल पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो खुश हो जाना कि चलो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू डोंट नीड टू लर्न इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सेक्शन है, ये प्रोविजन है और इसका एप्लीकेशन ऐसे होना है।
ठीक है, तो ये मत सोचिए अगर हमारी कंपनी लॉ की किताब में 1000 पन्ने तो हमें 1000 पन्ने रटने हैं। यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम आपको एक बात बताएं, रट नहीं पाओगे। रजनीकांत तो हो नहीं कि रट लिए सब, कैसे रट पाओगे? 1000 पन्ने की एक किताब, दूसरी किताब 800 पन्ने की, तीसरी किताब 700 पन्ने, कैसे रटते चले जाओगे? ऐसा कुछ, ऐसी कोई पावर्स नहीं, सुपर पावर्स नहीं है हमारे पास। तो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है लॉ को समझना, इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एग्जाम देना। बच्चों का पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्यों सीएस कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो कंपनी लॉ? एग्जाम है। कंपनी लॉ क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम ना होता तो पढ़ ही ना रहे होते। नो, आप कंपनी लॉ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो एंड यू हैव टू बी द एक्सपर्ट ऑफ लॉ। तो थोड़ा सा नजरिया चेंज करके चीजों का बेस समझने की कोशिश करिए। आपको इनका इम्प्लीकेशन समझना है, आपको ये समझना है ये सेक्शन का मतलब क्या है, किसके ऊपर लगता है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस नजरिए से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लॉ में इंटरेस्ट है वैसे, लॉ में किसको किसको इंटरेस्ट है कि हाँ मजा आती है लॉ पढ़ने में? सी यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप गलत फील्ड में आ गए हैं, और अगर नहीं है और आ गए हैं तो ये मान लो कि इंटरेस्ट है, भले ही मन ना हो। ठीक है, तो रोज अपने आप को बोलो नहीं हमें तो लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, बड़े ही पढ़ने का मन ना करे, क्योंकि अब आप आ चुके हैं इस फील्ड में ना, वो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको लॉ में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, अब जब पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कंपनी लॉ के सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी लॉ में सबसे पहली चीज, देखो कुछ बेसिक चीजें हैं। हमने एक वीडियो आपको शेयर किया था इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि मॉड्यूल 1 में 4 पेपर्स हैं, मॉड्यूल 2 में 4 पेपर्स हैं। देन आई थिंक आई हैव आल्सो डिस्कस्ड कि दोनों को साथ में देने का एडवांटेज क्या है, अलग अलग क्या है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ, ये जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए है आपका, अब देखिए स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। ठीक है मैम, नॉलेज सब कुछ ठीक है, बट एग्जाम भी तो पास होना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नॉलेज हमारे पास बहुत है लेकिन 10-15 अटेम्प्ट हो गए, पास नहीं हो पा रहे, वो भी गलत है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी लॉ में पार्ट ए है। अभी आपके पास बुक्स नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, बट व्हाट यू कैन डू इज दैट, मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है, सजेस्टेड ये है कि आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज दैट फोन से पढ़ने में शायद आपको दिक्कत होगी। पता नहीं आपको होती है कि नहीं, आप कह रहे नहीं फोन से ही तो मजा आती है हमको पढ़ने में, साइड में व्हाट्सएप आते रहते हैं, इधर कंपनी लॉ इधर हमारा लॉ, है ना, साइड बाय साइड चलता रहता है, एक तरफ रिप्लाई एक तरफ कंपनी लॉ। बट द बेटर वे इज दैट गेट अ प्रिंट आउट। ठीक है, इसीलिए हमने सिर्फ एक चैप्टर शेयर किया है, 1000 पन्ने का प्रिंट मत निकालना, ठीक है, तब तक बुक आ जाएगी। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बस उसका प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स भी नए हैं तो आप पुराना आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। तो जो हमने आपको पीडीएफ शेयर किया है उसका प्रिंट ले लीजिएगा, और प्रिंट लेके, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे चीजें तो आई थिंक आपकी हैबिट है लिखने की, साथ में करते हैं ऐसा, है ना, तो फोन पे तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसलिए उसका प्रिंट ले लीजिएगा। कीप अ रजिस्टर अलॉन्ग विद यू जिसमें आप साइड साइड में लिखते रहिएगा। ओके, कंपनी लॉ पार्ट ए जो है, इसमें ऑन एन एवरेज मैं आपको बताती हूँ, लेट से 15 चैप्टर्स हैं। अभी आपको स्ट्रेटेजी देखना खुद दिखेगी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना। कंपनी लॉ का पेपर पास करने का तरीका समझ लो। पार्ट ए में लगभग 15 चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज है 40 मार्क्स की, ठीक है, सॉरी 50 मार्क्स की, सॉरी 15 चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज है 50 मार्क्स की। पार्ट बी में लगभग 6 चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज है 40 मार्क्स की, और पार्ट सी में 3 चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज है, गेस करके बताओ, लेट मी सी, सो इंटेलिजेंट ना। सो दिस इज कंपनी लॉ, और यही कंपनी लॉ को पास करने का तरीका। देखो, एक तरीका ये हुआ किताब खोलो, चैप्टर 1 खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। एक तरीका ये हुआ स्ट्रेटेजी। क्या आपको इतना देख के कुछ समझ आ रहा है? मन ही मन आपको समझ में आए करना क्या है? पार्ट ए इज 15 चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स, 15 चैप्टर 50 मार्क्स। पार्ट बी पे जरा नजर देखो, 6 चैप्टर्स हैं कंप्राइजिंग ऑफ 40 मार्क्स, एंड पार्ट सी में 3 चैप्टर्स हैं कंप्राइजिंग ऑफ 10 मार्क्स। अब यहां से आपको सीधी सीधी पिक्चर समझ में आ रही है, और आपने अपने मन में सोच लिया पार्ट बी तो एकदम घोट के पी जाएंगे। घोट के पीना समझते हो? हाँ हाँ, अपनी लैंग्वेज है ना।
एकदम रट लेंगे पार्ट बी, 40 मार्क्स तो हमारे श्योर हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम पासिंग की बात करते हैं तो मिनिमम कितना चाहिए? 40, और इन एग्रीगेट 50। अच्छा, ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग ऐसे भगवान से मांगते हैं ना, तो हम लोग गलती से मांग लेते 40 आ जाए, 40 आ जाए, 40 आ जाए। उन बच्चों के साथ गलत हो जाता है। क्या गलत होता है पता है? भगवान उनकी सुन लेते हैं, 40 आ गए, एग्रीगेट रुक गया। ठीक है, तो प्लीज वेन एवर यू आर प्रेइंग, भगवान जी को क्लियर कर दो कि देखो 40 हमें चाहिए हर सब्जेक्ट में और 50 चाहिए एग्रीगेट। प्लीज मेंशन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर। ठीक है, आधा बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो पार्ट बी आपने बहुत अच्छे से कर लिया, 40 मार्क्स का ये है। ठीक है, बहुत अच्छे से करने का मतलब ये है तब भी आप 40 में 40 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल पेपर है। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट वाज जस्ट 4 ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ आपको आंसर्स लिखना है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आई गेस आखिरी बार आपने जो सब्जेक्टिव लिखा होगा वो अपने 12th में लिखा होगा, उसके बाद से आप बड़ा बड़ा आंसर्स आई थिंक लिखना आपके टच में छूट गया है। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। पार्ट बी 40 नंबर का, अगर इसके 6 चैप्टर्स हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और हम ये अश्योर कर ले कि 25 से 30 नंबर भी हमारे इसमें आ जाएंगे, 25 to 30। आप सोच के देखो, अगर एनी हाउ आप 25 नंबर भी इसमें स्कोर कर लेते हो तो पूरा पार्ट ए और पार्ट सी मिला के इवन इफ यू गेट 15 मार्क्स देन ऑल्सो यू विल बी स्टैंडिंग इन अ कैटेगरी ऑफ कि हम पास हैं। 4 पेपर्स में से आपको किसी पेपर को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आप एग्रीगेट फोकस कर सके। आप ये नहीं सोच सकते कि हम सब में, पहली चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए जैसे स्कूल में नंबर आते थे, आजकल 12th में नंबर आने लगे 99। जिस बच्चे के 99 आते वो दुखी हो जाता है, सिर्फ 99 रह गए। हमारे टाइम पे तो 99 वाले के तो एकदम पूजा होने लग जाती थी, बट आजकल ऐसे मार्क्स आते हैं। लेकिन आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यहाँ पर 40-50 आ जाए तो उसमें ही आपको खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, 60 अबव अगर आपके मार्क्स आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपको एग्जेम्पशन मिली है। 60 अबव एग्जेम्पशन सुना है आपने? इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने मॉड्यूल 1 दिया और वो पास नहीं हुआ एनी हाउ, लेकिन किसी एक पेपर में, लेट से कंपनी लॉ में उसके 65 है। ठीक है, बाकी पेपर में वो पास नहीं हुआ, एग्रीगेट नहीं बना, 40 नहीं आए, लेकिन एक पेपर में उसके 65 हैं। तो अगली बार जब उसे मॉड्यूल 1 देना होगा तो उसे कंपनी लॉ का पेपर नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट, यानी अब उसे सिर्फ 3 पेपर देने होंगे। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन। अगर आप पास हो गए हैं सब में, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आप सब में पास है तो एग्जेम्पशन का कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि आपको दोबारा पेपर ही नहीं देना है। एग्जेम्पशन का एक्चुअल बेनिफिट कब हुआ? जब हमारा पेपर रुक गया। तो अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में, कंपनी लॉ में आपके 60 अबव है, बाकी में कम है, तो अगली बार जब आपको मॉड्यूल 1 देना होगा तो आपको कंपनी लॉ देने की जरूरत नहीं है। सपोजिटली 4 पेपर थे आपके, 3 में एग्जेम्पशन है, 65 65, सोच के देखो कितनी भयानक सिचुएशन होती है ये, 65 65 70 35। ये क्या हुआ समझ में आया? 65 65 70 35। पहले तो बताओ मॉड्यूल क्लियर हुआ है कि रुक गया है? रुक गया है। एक भी पेपर रुका तो मॉड्यूल रुका। बट इस बच्चे को एग्जामिनेशन फायदा क्या मिलेगा बताओ? अगली बार इसको सिर्फ एक पेपर देना है। ठीक है, जिसमें 35 आए हैं वो 60 अबव वाले एग्जाम्प्ट हो गए। तो अब क्या होता है, हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होती है? एग्रीगेट बनाने के लिए, 50% बनाने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे चूज करने पड़ते हैं जिसमें आप एग्रीगेट बना पाओ, जिसमें आपको इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपको अबव 60 सोचना है। अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल 1 की, तो आपको भी ये बात समझ में आती होगी कि कंपनी लॉ के पेपर को आप 60 अबव के लिए टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है, और जिसका जो कोर सब्जेक्ट होता है ना, उसका पेपर हमेशा टफ बनाया जाएगा। ये बात आप सोच लीजिए। कंपनी सेक्रेटरी का कोर सब्जेक्ट कौन सा है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का पेपर टफ होगा ही होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका पेपर 1 है, उसको आप स्कोरिंग के लिए रख सकते हो, और एक टैक्स का पेपर, टैक्स के पेपर में इसलिए स्कोरिंग रख सकते हो क्योंकि उसमें एक जीएसटी का पोर्शन है जो अकेले 50 मार्क्स का है, एंड सेकेंडली एमसीक्यू है। ठीक है, लॉन्ग सॉल्विंग क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू के साथ नेगेटिव मार्किंग। सो 2 पेपर आपको ऐसे रखने पड़ेंगे जिसमें आप एग्रीगेट टारगेट करेंगे। बाकी अगर आप एनी हाउ 40-45 तक भी ले आते हो तो भी आपका वो ग्रुप क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कंपनी लॉ का पेपर इजी आ गया आपके, उसमें 60 अबव आ गए,
बट ऑन अ सेफर साइड आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें कंपनी लॉ में अगर 45-50 भी टच हो जाए तो मेरी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इस सिनेरियो को देख के आपको क्या लग रहा है 50 तक आ जाएंगे? अभी कैसे बता दें, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने पार्ट्स देखे। बट अब ये समझो, ये जो डिवीजन हुआ है ना, इस डिवीजन से ये श्योर है कि पार्ट बी से 40 नंबर का आना है। पार्ट बी के 6 चैप्टर्स अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए, 40 में से 30 अगर आप एश्योर कर लोगे, तो 10 मार्क्स आपको सिर्फ और चाहिए पास होने के लिए पार्ट ए के 15 चैप्टर, और ये यानी कुल मिला के 18 चैप्टर्स में से सिर्फ आपको 10 नंबर भी मिल जाए तो भी आप 40 पे खड़े हो जाओगे, यानी आप पास हो सकते हो। तो आई थिंक एक ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, हमारी कंपनी लॉ के अंदर जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनके एग्जाम में आने की वेटेज कम है, ठीक है। मान लीजिए एक ऐसा चैप्टर है जो 200 पन्ने का चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में शायद 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी शायद। आपको क्या लगता है उस चैप्टर का क्या करना चाहिए? अब आप कहेंगे छोड़ देना चाहिए, नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंस देंगे हम लोग एज कंपेयर टू दोस चैप्टर्स जो छोटे भी हैं और उनकी वेटेज ज्यादा है। आपको स्ट्रैटेजिकली समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। वॉट वी कुड हैव डन, हम लोग ये भी कर सकते थे, हम सीधे चैप्टर स्टार्ट कर देते तो आप पढ़ना शुरू कर देते। बट शुरू करने, किसी भी जर्नी को शुरू करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए जाना कहाँ है और कैसे जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका कंपनी लॉ पास करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो हमें पार्ट बी बहुत अच्छे से करना है, और पार्ट ए में से पार्ट सी की अगर हम बात करें, पार्ट सी में जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर है जिसका कोई 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक चैप्टर का 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। कई बार ऐसा भी होता है उसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है वो चैप्टर कौन सा है? कंपनी सेक्रेटरीज, आपके ऊपर वो चैप्टर है। तो कई बार पूरा का पूरा 10 नंबर उसी से आता है, या 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि उससे आएगा ही आएगा। तो एक वो चैप्टर अच्छे से कर लो, 5 नंबर और सिक्योर हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम पार्ट ए में आए, तो पार्ट ए में वो छोटे छोटे चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज्यादा है वो अच्छे से कर ले। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका 80% कवरेज हो जाएगा कंपनी लॉ का। यानी हमारी स्ट्रेटजी समझो, हमें पार्ट बी बहुत अच्छे से करना है, पार्ट सी में वो एक चैप्टर जिससे शायद 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, वो करना है बहुत अच्छे से, और पार्ट ए में वो छोटे छोटे चैप्टर्स जिनकी कंपैरेटिवली वेटेज बहुत है, और हम लोग इसी सीक्वेंस में भी चलेंगे। आज हम आपको पार्ट ए का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, पार्ट बी अभी हम लोग थोड़ा रुक के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट बी इज अबाउट मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स। थोड़ा सा कंपनी लॉ सीख जाओ, फिर मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स पे हम लोग मूव करेंगे, ओके। आज हम लोग पार्ट ए के वो चैप्टर करने वाले हैं जो है तो छोटा चैप्टर, बट उसका वेटेज है एग्जाम में, यानी हो सकता है एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे कवर हो। तो आई होप द ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग कंपनी लॉ इज देयर इन योर माइंड। तो क्या लग रहा है, कंपनी लॉ का पेपर क्लियर हो गया? आज पहली क्लास में आए, मैम कैसी बातें कर रही है, अभी कहाँ क्लियर हो, बट आई थिंक माइंडसेट क्लियर है, और हम लोग इसी सीक्वेंस में चलेंगे। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही पहले पढ़ाएंगे आपको, रीजन बीइंग आई बिलीव आप सबसे ज्यादा मन से तब पढ़ते हैं जब आप नए होते हैं, बस स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ता, 4 हफ्ता मैक्सिमम, इसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी आप नोट्स भी बनाएंगे, रिवाइज भी करेंगे, पहले टेस्ट में एकदम जी जान लगा के पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये जोश कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट ए के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। पार्ट ए के 2 या 3 चैप्टर्स करने के बाद वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली स्टार्ट विद पार्ट बी, ठीक है, और पार्ट बी के 6 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले करने का रीजन ये है, जो चैप्टर जितनी जल्दी हो जाएगा उसके टेस्ट उतनी बार हो जाएंगे। हमारा सिस्टम क्या रहेगा ये भी हम आपको बता दें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर देयर विल बी अ टेस्ट, ठीक है। आफ्टर 4-5 चैप्टर्स देयर विल बी अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ ऑल द 4-5 चैप्टर्स, ठीक है। एंड वंस योर कोर्स इज फिनिश्ड, आपका कोर्स फिनिश होने के बाद 100 नंबर के पेपर्स होंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में, जैसे आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स हुआ करते थे। उसका रीजन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 3 घंटे में आपको कैसे शेड्यूलिंग करनी है। आपको ये पता है कि आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता है, 3 घंटे का पेपर आएगा, वही रीडिंग वही राइटिंग, जैसे स्कूल में होता था ना 15 मिनट रीडिंग टाइम फिर राइटिंग टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेपर दे दिया जाएगा, 3 घंटे का घड़ी शुरू हो जाएगी और 3 घंटे बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं।
तो जो आपका वो 100 मार्क्स का सीरीज हम लोग बोलते हैं उसको 100 मार्क्स का मॉक पेपर होगा, उससे आपको स्ट्रिक्टली आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा पेपर आता है। और एक बात आपको और बता दें जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, CSET में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बुक से कुछ नहीं आता या काफी कुछ नहीं आता, ठीक है, सब बाहर से आता है। एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं होता, सब बुक से ही आएगा। हाँ, इंस्टीट्यूट की बुक से पूरा पेपर, आप पेपर लेके बैठोगे, बुक लेके बैठोगे, पूरा बुक से पेपर आएगा, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए लगे कि मैम ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ कोर्स है, तो वो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, आपसे वो टॉपिक छूट गया होगा, ठीक है। MCQ में बाहर से आने के चांसेस होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में बाहर से आने का कोई चांस नहीं है, पूरा का पूरा पेपर ICSI के मॉड्यूल से ही आता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वी टेक थिंग्स फ्रॉम द मॉड्यूल। I hope everything is now clear. तो any doubt to anyone? Shall we start with the chapter? ठीक है, पक्का मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाएगा सबका, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा, yes or no? अरे ऐसे कैसे दबा दबा yes or no? वेरी गुड। तो हम लोग टेस्ट भी लेंगे हर चैप्टर का, और फिर टेस्ट आपके जब चेक होंगे तो उसके मार्क्स भी आते हैं गंदे गंदे, ठीक है। तो विद दैट वी आर गोइंग टू गेट टू नो कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। चलो, सो एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट बी।